दोस्तों, आप लोगों ने हमसे ये पूछा था कमेंट्स करके। काफी लोगों का डाउट था कि हमें ये बताइए सर कि सर्विस पेंशन यानी कि पेंशन पाने के लिए कितनी क्वालिफाइंग सर्विस होगी। बहुत सारे जवानों का मिथ रहता है। मैं फौज में था तब भी ये मिथ रहता था कि कोई बोलता था कि 15 साल 3 महीने में आपकी सर्विस पेंशन शुरू होगी। कोई ये बोलता था कि 15 साल में शुरू हो जाएगी। कोई बोले 15 साल 6 महीने में होता है। कोई बोलता है 14 साल 6 महीने में होता है। कोई बोलता है 14 साल 8 महीने में होता है। कोई अनेक प्रकार के तथ्य आपको सुनने को मिलते हैं। कोई ये बोलता है कि हॉस्पिटल अगर एडमिट रहे तो वो दिन माइनस हो जाते हैं। कोई ये बोलता है कि अगर आप सिक लीव पे हैं तो वो दिन माइनस हो जाते हैं। तो इस प्रकार के हमको बहुत सारे तथ्य सुनाए देते हैं और हमको कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है और जवान एक सही तरीके से डिसीजन को नहीं ले पाता है। तो उन सब चीजों के बारे में आज जानेंगे कि आपकी सर्विस पेंशन पाने के लिए कितनी क्वालिफाइंग सर्विस होती है। ये अलग अलग क्राइटेरिया पे डिपेंड्स करती है। तो उन सब के लिए अलग अलग रूल्स हैं। और एक टॉपिक को और कंप्लीट करेंगे, क्या कमांडिंग ऑफिसर आपको क्या एक दिन में घर भेज सकता है। ये भी आपके कमेंट से सुनने को आए और ये भी आपके कंफ्यूजन है। क्या आपको कमांडिंग ऑफिसर मिलिट्री आपको 6 महीने 2 महीने 8 महीने 3 महीने 4 महीने 1 महीने 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता इत्यादि में 1 दिन में 2 दिन में क्या वो आपको डिस्चार्ज कर सकता है। इसके भी मिथ को और इसके कंफ्यूजन को भी समझने की कोशिश करेंगे। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में एमएससीपी एसीपी यानी कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे क्या ओएसएल एडब्ल्यूएल और राइट एंट्री अगर हो उसको क्वार्टर गार्ड हुआ तो क्या वो दिन जोड़े जाएंगे, क्या वो दिन माइनस हो जाएंगे। इन सब चीजों या हॉस्पिटलाइजेशन रहा हो 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल मेटल कैजुअलिटी हो उसका ट्रीटमेंट चल रहा हो, क्या वो दिन माइनस हो जाएंगे। इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, सीधे रूल्स एंड रेगुलेशन पूरे तथ्यों के आधार पर चले समझाए जाएंगे। पेंशन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग समझाए जाएंगे ताकि आपका कंफ्यूजन पूरा दूर हो। समझते हैं, सीधे बात करते हैं सबसेक्शन 2 सर्विस पेंशन के क्लॉज को समझने की कोशिश करते हैं जिसकी एडमिजिबिलिटी है। पैरा नंबर 46 पेंशन रेगुलेशन 2008 के अकॉर्डिंग पर्सनल बिलो ऑफिसर्स यानी कि पीबीआर जिसे आप लोग बोलते हैं हु डिस्चार्ज ऑफ द रिटायर्ड ऑन कंप्लीशन ऑफ टाइम्स ऑफ एंगेजमेंट यानी कि वो कंप्लीट ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस को कंप्लीट करने के बाद जा रहा हो या प्रिस्क्राइब्ड एज के प्रिस्क्राइब्ड के आधार पर टेन्योर पूरा टेन्योर करके जा रहा हो, सर्विस लिमिट और क्या डिस्चार्ज और कंपेंसेशन ग्राउंड पे जा रहा हो, वॉलंटरी डिस्चार्ज ऑफ जब जा रहा हो, मे बी ग्रांटेड या उसको घर भेजा जा रहा हो, किसी कारण से उस जवान को घर भेजा रहा है यानी कि मेडिकल ग्राउंड में घर भेजा जा रहा है तो उस केसेस को भी समझने की कोशिश करेंगे। मे बी ग्रांटेड सर्विस पेंशन, उनको सर्विस पेंशन ग्रांट हो सकता है। सर्विस ग्रेजुटी एज एडमिजिबल अंडर दिस रेगुलेशन, उसकी सर्विस ग्रेजुटी इन रेगुलेशन के आधार पर ही निर्धारित होगी। बाद में टॉपिक कंप्लीट करेंगे किसी और दिन। सर्विस ग्रेजुटी के रूल्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर सर्विस पेंशन, दोस्तों अब आपको ये मिथ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा पूरा 100% रूल्स के अकॉर्डिंग। पैरा नंबर 46 पेंशन रेगुलेशन 2008 के अकॉर्डिंग अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर अर्निंग ए सर्विस पेंशन इन 15 इयर्स। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि 15 साल की सर्विस यानी कि इनरोलमेंट, डेट ऑफ इनरोलमेंट जिसे आप DOE बोलते हैं, उस इनरोलमेंट की डेट से लेकर आपकी डेट ऑफ रिटायरमेंट जो है, मान लिया जाए कोई यहाँ पर 1 जुलाई 2001 को भर्ती हुआ हो तो उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट अगर 15 साल बाद वो घर जा रहा है तो उसमें 15 जोड़ दो, उसकी डेट ऑफ रिटायरमेंट हो जाएगी। यानी कि डेट ऑफ रिटायरमेंट से माइनस कर देंगे डेट ऑफ एनरोलमेंट को, दैट इज आपकी क्वालिफाइंग सर्विस कहलाएगी। तो ये 15 साल अगर आपने सर्विस कर रखी है तो आपको सर्विस पेंशन ऑथराइज होगी। लेकिन अब इसको भी समझने पड़ेंगे, लेकिन इसमें मिथ है। अब क्या समझने की कोशिश करेंगे। बाय द वे आप ओएसएल हो गए, एडब्ल्यूएल हो गए कि एब्सेंट विदाउट ऑफिशिएटिव विदाउट लिंक, ओएसएल हो गए या एडब्ल्यूएल हो गए तो इस केसेस में वो दिन मेरे दोस्तों माइनस हो जाएंगे क्योंकि आप यहाँ पर बिना मर्जी के घर में रह गए।
यानी कि डिसिप्लिनरी केस में आ गया और आपको रेड एंट्री, जितने दिन रेड एंट्री हुई हो और क्वार्टर गार्ड हुआ हो तो वो दिन माइनस हो जाएंगे। ये रूल्स आपके सर्विस पेंशन में भी लागू होंगे और यही रूल आपकी एसीपी एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन या एमएसीपी मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन पर भी लागू होंगे। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन एसीपी के लिए एक रैंक में 8 साल सर्विस करना जरूरी है, यानी कि सिपाही अगर 1 जुलाई 2020 को अगर भर्ती हो रखा है तो उसमें 8 साल जोड़ दो, इनकी 2028 तक उसको लागू होगा, तो उसमें 8 साल सिपाही रैंक है, सिपाही ऑब्लिक लास्ट नायक एक ही होता है, 8 साल माना जाएगा तो उसको एमएसपी नायक शुरू हो जाएगा और 8 साल के बाद वो 8 साल और एक रैंक में सर्विस करेगा, यानी कि 16वें साल में उसको एमएसपी हौलदार माना जाएगा। यानी कि इसके कहने का मतलब बहुत सारे जो भी जवान हैं यहाँ पर 17 साल कलर सर्विस करके अगर वो जवान आता है विदाउट रैंक प्रमोशन तो वो यहाँ पर एमएसपी हवलदार रिटायर होता है। दैट इज क्लियर। और उसी जगह पर अगर वो 8 साल और एक रैंक में सर्विस करता है तो वो फिर 24 साल में उसको अगर 24 साल सर्विस कंप्लीट करता है तो एमएसपी नायब सूबेदार होगा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो 15वें साल में अगर वो हौलदार रैंक को कंप्लीट कर चुका हो, यानी कि हौलदार बन चुका हो, 15 साल सर्विस करने के बाद वो हौलदार बन चुका हो और एक रैंक में 8 साल सर्विस करी, यानी कि 2 8 5 13, यानी कि 23वें साल में वो एमएसपी नायब सूबेदार बन चुका होगा। तो अब समझ में आ गया, यानी कि अगर वो सूबेदार नायब सूबेदार न बना हो तो एमएसपी नायब सूबेदार पहले बन जाएगा। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया। अब आगे बात समझते हैं और आगे को समझते हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं रैंक एंड ग्रुप फॉर असेसमेंट ऑफ सर्विस पेंशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। पैरा नंबर 48 का क्लॉज ए को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। दोस्तों आप समझते हैं कि कंडोनेशन ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ सर्विस इन ए पर्टिकुलर रैंक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यही चीज लागू होगी जब आपको कमांडिंग ऑफिसर बाय फोर्स घर भेज रहा है, यानी कि आप वॉलंटियर डिस्चार्ज नहीं हो रहे हैं और आपको सेना के द्वारा भेजा जा रहा है। ये केसेस उस समय लागू होते हैं जब आपको किसी कारणवश भेजा जा रहा हो या कि उसमें कारण छुपा हो, यानी कि उसको कारण मान ले जाइए, ज्यादा केसेस उनके साथ होते हैं जो मेडिकली डिस्चार्ज होते हैं या किसी कारणवश हो सकता है। यानी कि क्या कारण हो सकते हैं, ये केसेस उन लोगों पर लागू होते हैं जो मेनली यहाँ पर मेडिकल डिस्चार्ज होते हैं, किसी कारणवश उनको घर भेजा जाता है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं क्या कहना चाह रहा है। किसी विशेष रैंक में सेवा की कमी को माफ करना, यानी कि कंडोनेशन करना, उसको माफ कर दिया जा रहा है। तो क्या कहना चाह रहा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में कंडोन a deficiency of service in a particular rank not exceeding 3 months except in the case of discharge at his own request on compassion ground। तो ये कहना चाह रहा है कि जवान को वॉलंटियर डिस्चार्ज नहीं लेना है, ऑन रिक्वेस्ट, ऑन इज ऑन रिक्वेस्ट उसको रिटायरमेंट नहीं होना, यानी कि उसको अपनी मर्जी से वो घर नहीं जाना चाहता है, उसको बाय फोर्स मिलिट्री से यहाँ पर भेजा जा रहा है, तो उस केसेस में उसका 3 मंथ यहाँ पर माइनस कर दिया जाएगा सर्विस पेंशन पाने के लिए। कहने का मतलब है कि 15 साल वाला क्राइटेरिया न होके अब 14 साल 9 महीने में अगर वो रिटायर हो रहा है तो इक्विवेलेंट टू 15 साल मानी जाएगा और उस सर्विस पेंशन में इंक्लूड होगा। मान लिया जाए कोई जवान है, वो मेडिकल डिसेबिलिटी उसके पास है और उसको मेडिकल ग्राउंड पे घर भेजा जा रहा है। बाय द वे 14 साल 6 महीने में उसको बोला कि आपको बताओ कि हम फौज में क्यों रखे हैं, कारण बताओ। तो सीओ ने उसको बाय फोर्स घर भेजना चाहा और 3 महीने में उसका डिस्चार्ज ऑर्डर आ चुका हो और 14 साल 9 महीने की सर्विस उसमें बंद रही हो, तो उस केसेस में उसको वही सर्विस पेंशन ऑथराइज होगी जो 15 साल वाले को लागू होती है। यानी कि 14 साल 9 महीने जो रिटायर हो रहा है अब वो भी 15 साल वाले के बराबर वैल्यू रखेगा। दैट इज क्लियर। डाउट क्लियर होगा, यानी कि आपके पास कोई डाउट अब नहीं होगा, ये अब क्लियर हो चुका होगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने बात करी थी, बहुत सारे जवानों का एक क्वेश्चन था, एक क्वेरी थी, क्या कमांडिंग ऑफिसर के पास इतनी पावर है कि आपको कितनी जल्दी घर भेज सकता है? मिलिट्री के पास क्या ये अथॉरिटी है कि आपको बाय फोर्स कितनी जल्दी घर भेजा जा सकता है? डेफिनेटली मेरे दोस्तों ये वाले केसेस उस समय ऑथराइज होते हैं। कमांडिंग ऑफिसर चाहे तो आपके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है डिस्चार्ज ऑर्डर के, यानी कि डिस्चार्ज आने के लिए आपको 6 महीना 8 महीना इतना टाइम लगता है आरओ आने के बाद, तो इतना टाइम लगता है, लेकिन ये क्लियर नहीं है मेरे दोस्तों।
कमांडिंग ऑफिसर आपको चाहे तो 3 महीने के अंतर्गत घर भेज सकता है, चाहे तो 1 महीने, चाहे 2 महीने, चाहे 1 हफ्ता, चाहे 2 हफ्ता, चाहे 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन। कमांडिंग ऑफिसर के पास ये अथॉरिटी है कि आपको इतने दिन के अंतर्गत वो घर किसी भी हालत में भेज सकता है। मेरे दोस्तों, आज के दिन में डिजिटलाइजेशन हो गया है, सारी चीज हॉट लाइन से बातें होती हैं, टेलीफोनिंग कॉलिंग से बातें हो जाती हैं, और आपको जैसे कि पता है कि मैसेज किस तरह से भेजे जाते हैं रिकॉर्ड्स के अंतर्गत, तो उन चीजों को अब बहुत ज्यादा आगे तकनीकी बढ़ चुकी है, और इस वजह से कमांडिंग ऑफिसर चाहे तो आपको 2 दिन, 1 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, 6 महीने, 5 दिन, 5 महीने, 3 महीने, किसी भी टाइम पे आपको घर भेजा जा सकता है। ये केसेस किस समय लागू होंगे, इनके भी क्राइटेरिया होंगे। ऐसे ही आपको कोई घर भेज नहीं देगा, ये उस समय क्राइटेरिया हो गया। मान लिया जाए कोई जवान है, उसने एक प्रॉपर एनओसी ली अपने कमांडिंग ऑफिसर से, रिकॉर्ड से एनओसी ली कि मुझे जो है सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी, स्टेट सिविल सर्विसेज की, और वो वहां पर स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर गया, और वो वहां पर डिप्टी कलेक्टर बन गया या डीएसपी बन गया, या वो जिस रैंक में है, मान लीजिए वो सिपाही है या वो नायक है, तो उस केसेस में जो उसका पे ग्रेड है उससे आगे पे ग्रेड में, उसका हायर ग्रेड में, उसका सिविल में सिलेक्शन हो जाता है। जब उसने एनओसी ली तो उस केसेस में ओ को डिस्चार्ज किया जा सकता है। तो उस केसेस में हालांकि सिविल अथॉरिटी यानी कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसकी टाइम बॉन्डिंग होती है, उसके टाइम के अकॉर्डिंग, एनओसी की अकॉर्डिंग वहां पर उस आपकी रिटायरमेंट के बाद ज्वाइनिंग ली जाती है। लेकिन किसी कारणवश ऐसा सिचुएशन हो गया हो तो आपको जल्दी घर जाना पड़ा है, तो आप अपने कमांडिंग ऑफिसर से बात करके आप जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो सकते हैं। इन चारों को समझना है, उसके बाद कमांडिंग ऑफिसर का प्रोसीजर शुरू हो जाता है। वो आपको जितना जल्दी मर्जी चाहे घर भेज सकता है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर दूसरा पॉइंट केसेस होता है कि आप डिफॉल्टर हैं, यानी कि कोई जवान ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा डिफॉल्टर है। पहले उसको समझाने की कोशिश किया जाएगा, कई बार समझाने के औहदेदार के द्वारा समझाने की कोशिश की जाएगी। जब वो समझने में ही लागू नहीं है और वो बोल रहा है कि मुझे घर ही भेज दो, तो डिफॉल्टर वाले केसेस में भी उस जवान को घर भेजा जा सकता है, और उसे चाहे मर्जी चाहे कितने भी टाइम पर भी उसको घर भेज दिया जाएगा। और नंबर तीसरा एक केसेस होता है जब कोई जवान मेडिकली अनफिट हो, तो उसको घर भेजना ही मजबूरी होगी। जवान अब नौकरी नहीं करना चाहता, तो उस केसेस में भी उस जवान को उसी कारण से घर भेजा सकता है। उसकी भी कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं होती है। सीओ के पास इतनी पावर है, आपको चाहे मर्जी चाहे कितने भी टाइम पे उसको घर भेज सकता है। लेकिन सीओ के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो आपको घर भेज देता है, लेकिन उसके पास सीनियर अथॉरिटी है, यानी कि उसको रिकॉर्ड से परमिशन लेनी पड़ेगी, रिकॉर्ड में बात करना पड़ेगा, तब ही उसको घर भेजा जाएगा। रिकॉर्ड से संग आने पर उसको सीधे घर भेज दिया जाएगा। ये जरूरी डेफिनेटली है, चाहे मिलिट्री के पास ये अथॉरिटी है, मर्जी चाहे आपको किसी भी टाइम पर घर भेज सकती है। आज का डिजिटलाइजेशन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी जवान को घर भेजना हो, सिंपल सा फंडा है, चाहे 1 हफ्ते के अंदर उसको घर भेजना, चाहे 2 दिन के अंतर्गत उसको घर भेजना हो, तो उसका रिकॉर्ड उसका पलटन में ही यहाँ पर डेट ऑफ रिटायरमेंट का पार्ट ऑर्डर कर दिया जाएगा। उसके डॉक्यूमेंट्स सारे बना दिए जाएंगे, उस जवानों को टीडी भेज दिया जाएगा, यानी कि रिकॉर्ड्स में टेरिटरी ड्यूटी भेज दिया जाएगा, जेसीओ भेज दिया जाएगा, जवान भेज दिया जाएगा, कुछ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है, और उसको रिकॉर्ड में सबमिट कर दिया जाएगा। जवान पहले घर जा चुका होगा, यानी कि जवान घर जा चुका होगा या पलटन में ही होगा। आज डेट ऑफ रिटायरमेंट होगी, 1 हफ्ते के अंदर उसको घर भेजना है, उसके डॉक्यूमेंट 2 घंटे के अंतर्गत आपके पेंशन डॉक्यूमेंट बन चुके होंगे। ये सारे डिटेल आपको ऑनलाइन हो जाते हैं। आजकल फोटो किसी भी तरीके से मांग ले जाएंगे, व्हाट्सएप से फोटो आ जाएंगी, साइन उसको 1 दिन के लिए घर भेज दिया जाएगा, उसके फैमिली के पूरे साइन आ जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो चुका होगा, क्योंकि आजकल इंटरनेट का जमाना है, ये चीजें संभव है। और इस कारण से आपको जितनी 2 घंटे के अंदर पेंशन डॉक्यूमेंट, 1 घंटे के अंदर पेंशन डॉक्यूमेंट पूरे साइन करा के पूरे तैयार हो जाएंगे, और फैच करके डेट ऑफ रिटायरमेंट उसी दिन निकाल के आपके डॉक्यूमेंटेशन सीधे रिकॉर्ड में भेज दिया जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है आपका डीओ निकाल दिया जाएगा, यानी कि
रिकॉर्ड में बात करके ये सारे प्रोसीजर ले लिए जाएंगे। तो जितना जल्दी कार्रवाई ये सीओ के पास ये अथॉरिटी होती है, यानी कि मिलिट्री के पास ये अथॉरिटी होती है, मैं समझता हूँ कि आपका डाउट क्लियर हो चुका हो कि आप कितनी जल्दी रिटायर हो सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है, हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मैं जवानों को कहता हूँ कि डिफाल्टर वाले केस कभी भी नहीं करना है। फौज में अनडिसिप्लिनरी लागू नहीं है। डिसिप्लिनरी केस लेने पर ऐसे केसेस हो सकते हैं, यदि कि डिसिप्लिन्ड रहें, काम 100% करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।